हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिबाई शील्डिंग एंड डिबाई लेंथ एंड डिबाई पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जिसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब प्लाज्मा में जितने हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस जो नेट चार्ज होता है प्लाज्मा में वो जीरो होता है, और इसी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा को हम बोलते हैं क्वाजी न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी। प्लाज्मा की खास बात ये होती है कि ये नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को ये बैलेंस करके रखता है, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर भी। जो आज का हमारा टॉपिक है डिबाई शील्डिंग, वो प्लाज्मा की क्वाजी न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही अराइज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप दो प्लाज्मा को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उन दो प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो डिबाई शील्डिंग भी है। डिबाई शील्डिंग जो है डिफरेंट प्लाज्मा में डिफरेंट मेजर की होती है। इस डिबाई शील्डिंग को मेजर करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा शील्डिंग क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका बाउंड्री जो है ये प्लाज्मा की बाउंड्री है। इस बाउंड्री से नीचे हमारे पास प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में हमारे पास है बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस। प्लाज्मा जो है वो एक समुंदर होता है किसका? पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस प्लाज्मा में दो स्फेरिकल मेटालिक बॉल जो हैं वो सस्पेंड करेंगे। पहली बॉल है हमारे पास ए, जो कि स्फेरिकल बॉल है, मेटालिक बॉल है। दूसरी बॉल है हमारे पास बी, जो कि स्फेरिकल बॉल है, मेटालिक बॉल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉल्स ए एंड बी को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हम बॉल ए से कनेक्ट करेंगे और जिसका नेगेटिव टर्मिनल बॉल बी से कनेक्ट करेंगे। जब हम इन दोनों बॉल्स को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, ये बॉल जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये बॉल जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। हम मान लेते हैं कि ये ए बॉल जो है वो प्लस क्यू चार्ज जो है वो एक्वायर कर रही है, और उतने ही मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट साइन का चार्ज जो है वो बॉल बी एक्वायर करेगी। तो बॉल बी पर कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू चार्ज होगा। अब इस बॉल पर प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल बॉल ए से अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉल के अराउंड एक क्लाउड जो है वो फॉर्म कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो प्लाज्मा के अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे वो इस नेगेटिवली चार्ज बॉल बी से अट्रैक्ट होंगे, और इसके चारों तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एक क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जितना चार्ज इस बॉल ने कैरी किया होगा प्लस क्यू चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है इस क्लाउड का होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस क्लाउड में होंगे उन सबका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बॉल ए के द्वारा एक्वायर किए गए पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। मींस यहाँ पर जो एक इमेजिनरी स्फीयर फॉर्म हो रहा है, इसका जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ भी जो प्लाज्मा है वो क्वाजी न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन करके रख रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पर इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस का टोटल चार्ज जो होगा वो इस बॉल के
नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। मान लीजिए बॉल का नेगेटिव चार्ज है -6 कूलम, तो इन सभी पॉजिटिव आयंस का जो चार्ज होगा वो +6 कूलम होगा। तो टोटल चार्ज कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा। तो इस इमेजिनरी स्फीयर का जो हमारे पास नेट चार्ज होगा वो यहाँ पर 0 होगा। तो इस केस में भी यहाँ पर इन छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में प्लाज्मा जो है वो अपना क्वाजी न्यूट्रल बिहेवियर जो है वो मेंटेन करके रख रहा है। जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर, और ठीक इसी प्रकार से जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जो ये हमारा प्रोब चार्ज था, प्रोब चार्ज जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया +Q, और जो ये जो प्रोब चार्ज है -Q जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, इसका अफेक्ट जो है इस क्लाउड ने यहाँ पर शील्ड कर दिया है। इस +Q चार्ज का जो अफेक्ट रहेगा वो इसी स्फीयर के अंदर रहेगा, इस स्फीयर के बाहर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इस +Q चार्ज का कोई भी अफेक्ट जो है वो फेल्ट नहीं किया जाएगा बाय द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा। इस +Q चार्ज का अफेक्ट जो है वो विद इन दिस बाउंड्री जो है इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर ही अंदर जो है वो एक्सपीरियंस किया जाएगा, फेल्ट किया जाएगा। इसके बाहर जो है वो इसका अफेक्ट जो है वो शील्ड आउट हो चुका है बाय द प्लाज्मा। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमने -Q प्रोब चार्ज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, इसका जो अफेक्ट है वो इसी इमेजिनरी स्फीयर के अंदर हमें महसूस होगा। इस इमेजिनरी स्फीयर के बाहर अगर आप इसका अफेक्ट फेल्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं डिबाई शील्डिंग। तो प्लाज्मा की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंसर्ट करते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शील्ड आउट कर देता है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिबाई शील्डिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आप डिबाई शील्डिंग को एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा टू शील्ड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट आर अप्लाइड टू इट। जो भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, चाहे पॉजिटिव पोटेंशियल हो चाहे नेगेटिव पोटेंशियल हो, प्लाज्मा जो है उसे शील्ड आउट कर देता है। उसका अफेक्ट जो है एक विद इन अ स्मॉल फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर ही एक्सपीरियंस होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर ही एक्सपीरियंस होता है। उसके बाहर आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा को हम बोलते हैं डिबाई शील्डिंग। इस स्फीयर को, इस इमेजिनरी स्फीयर को जिसके अंदर हम इस प्रोब चार्ज के अफेक्ट को शील्ड कर सकते हैं इन द प्लाज्मा, उस स्फीयर को हम बोलते हैं डिबाई स्फीयर। और इस डिबाई स्फीयर की रेडियस को हम बोलते हैं डिबाइस रेडियस, और इसे डिबाइस लेंथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम लैम्डा डी से डिनोट करते हैं। और इस डिबाइस सरफेस का जो भी पोटेंशियल होगा उसे हम बोलेंगे डिबाइस पोटेंशियल, जिसे हम फाई से डिनोट करेंगे। आज हमें इस फाई का एक्सप्रेशन भी निकालना है, इस लैम्डा डी का भी एक्सप्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में डायग्राम तो ये बना के आएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। A fundamental property of plasma is its tendency to balance positive and negative charge in each microscopic volume element that is remains quasi neutral। प्लाज्मा की फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लाज्मा में जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। मींस जितने हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा को टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, इसे हम बोलते हैं क्वाजी न्यूट्रल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है तो इसके ऊपर टोटल नेट चार्ज 0 होगा। अगर आप इसके छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट भी कंसिडर करते हैं, इसे आप बहुत सारे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इन माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम एलिमेंट्स में भी जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास 0 रहने वाला है। इसी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा को हम बोलते हैं क्वाजी न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी। डिबाई शील्डिंग, इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा अराइजिंग ड्यू टू इट्स क्वाजी न्यूट्रल बिहेवियर। जो हमारे पास डिबाई शील्डिंग है वो प्लाज्मा का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये क्यों अराइज होता है? ये क्वाजी न्यूट्रल बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा के कारण ही अराइज होता है।
इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा टू शील्ड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट आर अप्लाइड टू इट। ये प्लाज्मा की वो एबिलिटी होती है जिसके कारण अगर हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लाज्मा में इंसर्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो उसे शील्ड आउट कर देता है। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अफेक्ट होगा वो एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर ही एक्सपीरियंस किया जाएगा, बाकी का रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा जो है वो इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अनअफेक्टेड रहने वाला है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेबाय शील्डिंग। When we insert a source of charge or probe charge into the body of plasma, then we see that effect of that probe charge is shielded in a finite volume of plasma and rest part of the plasma remains unaffected from that probe charge। अगर हम प्लाज्मा में कोई भी प्रोब चार्ज इंसर्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव प्रोब चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव प्रोब चार्ज हो, तो उसका इफेक्ट जो है एक फाइनाइट वॉल्यूम में ही फेल्ट किया जा सकता है। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा है इन प्रोब चार्ज के कारण अनअफेक्टेड रहता है। इसे ही हम बोलते हैं डिवाइस शील्डिंग। लेट अस इंसर्ट टू स्फेरिकल मेटालिक बॉल्स ए एंड बी कनेक्टेड टू अ बैटरी इनसाइड अ प्लाज्मा। तो हम क्या करेंगे, दो स्फेरिकल मेटालिक बॉल्स ए एंड बी इस प्लाज्मा में इंसर्ट करेंगे और इन दोनों बॉल्स को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे सो दैट पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बॉल ए एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू बॉल बी। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। लेट प्लस क्यू इज इक्वल टू चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉल ए। ये बॉल जो ए है वो हम मान लेते हैं कि वो प्लस क्यू चार्ज एक्वायर करेगी क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और उतने ही मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट साइन का चार्ज जो है वो बॉल बी एक्वायर करेगी। तो बॉल बी का चार्ज होगा माइनस क्यू। Minus q is charge acquired by the ball B. As the plasma consists of positively charged ions and negatively charged electrons, so the electrons will be attracted by ball A. Hence, ball A will be surrounded by the spherical cloud of electrons. क्योंकि प्लाज्मा में होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉल ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉल ए के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक स्फेरिकल क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव आयंस गेट्स अट्रैक्टेड बाय बॉल बी, हेंस बॉल बी इज सराउंडेड बाय स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्योंकि बॉल बी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और बॉल बी के चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एक स्फेरिकल क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। If plasma is cold, then there will be no thermal motion of electrons and positively charged ions। तो यहाँ पर अगर हमारा प्लाज्मा कोल्ड है, इसका मतलब ये है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, इनके पास किसी भी प्रकार का थर्मल मोशन यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी बाय दीज टू बॉल्स। In this case, there would be just as many charges in the cloud as in the ball. The shielding would be perfect। तो इस केस में बॉल ए पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस क्लाउड में, मींस जिसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्लाउड का नेगेटिव चार्ज और इस बॉल का पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर बराबर रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से इस क्लाउड में जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास इस बॉल में नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो टोटल चार्ज होगा इस इमेजिनरी स्फीयर में वो हमारे पास जीरो रहने वाला है। इस इमेजिनरी स्फीयर में भी जो नेट चार्ज है वो जीरो रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज के कारण इस इमेजिनरी स्फीयर के बाहर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड होता है। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है आउटसाइड ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर या फिर आउटसाइड दिस क्लाउड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया था वो यहाँ पर शील्ड हो गया है इन द प्लाज्मा, एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड कुड बी प्रेजेंट आउटसाइड द क्लाउड्स। तो इन क्लाउड्स के बाहर इन चार्जेस के कारण, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस के कारण इन क्लाउड्स के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिलेगा। मींस इन प्रोब चार्जेस का इफेक्ट जो है वो शील्ड हो गया है इस फाइनाइट वॉल्यूम में, और इस फाइनाइट
वॉल्यूम को या इस इमेजिनरी स्फीयर को हम बोलते हैं डिबाई स्फीयर। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम डिफाइन करेंगे डिबाई स्फीयर को। तो आप हेडिंग बना लीजिए डिबाई स्फीयर, द इमेजिनरी स्फीयर सराउंडिंग द प्रोप चार्ज इन अ प्लाज्मा इन विच द इफेक्ट ऑफ द प्रोप चार्ज इन द प्लाज्मा इज शील्डेड इज नोन एज डिबाई स्फीयर। तो डिबाई स्फीयर वो इमेजिनरी स्फीयर होता है प्लाज्मा में जो कि प्रोप चार्ज को सराउंड करके रखता है, और इस प्रोप चार्ज का जो इफेक्ट होता है इस इमेजिनरी स्फीयर के कारण शील्ड हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। ऐसे इमेजिनरी स्फीयर को हम बोलते हैं डिबाई स्फीयर। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास डिबाई रेडियस, जिसे हम डिबाइस लेंथ भी बोलते हैं, इसे हम लैम्डा डी से डिनोट करते हैं। द रेडियस ऑफ डिबाइस स्फीयर इज नोन एज डिबाइस रेडियस और डिबाइस लेंथ। इस डिबाइस स्फीयर की रेडियस को हम बोलते हैं डिबाइस रेडियस या फिर डिबाइस लेंथ। वो लेंथ जहां तक हमारे पास प्रोप चार्ज का इफेक्ट शील्डेड रहता है प्लाज्मा में, उस लेंथ को हम बोलते हैं डिबाइस लेंथ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस डिबाइस स्फीयर की रेडियस को हम बोलते हैं डिबाइस रेडियस। डिबाइस पोटेंशियल फाई, द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ डिबाइस स्फीयर इज नोन एज डिबाइस पोटेंशियल। इस इमेजिनरी स्फीयर का मींस डिबाइस स्फीयर के सरफेस का जो पोटेंशियल होगा उसे हम डिबाइस पोटेंशियल बोलते हैं। अब हम इस डिबाइस लेंथ, डिबाई रेडियस, लैम्डा डी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, साथ के साथ डिबाई पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा डी एंड फाई, क्योंकि इन क्लाउड्स में, इस इमेजिनरी स्फीयर में, डिबाई स्फीयर में जो चार्ज का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस प्रोप चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जिसे हम डिबाइस पोटेंशियल बोलेंगे, उस डिबाइस पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइजन्स इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। पहले एक लाइन लिखिएगा आप, एज देयर इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सो वी मे अप्लाई पॉइजन्स इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो हम यहाँ पर डिबाइस पोटेंशियल फाई को फाइंड आउट करने के लिए पॉइजन इक्वेशन का सहारा लेंगे, जहां पर डेल स्क्वायर होगा कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर, जो कि एक लाप्लासियन ऑपरेटर है। रो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए प्लाज्मा के अंदर जो आयंस की, पॉजिटिवली चार्ज आयंस की जो नंबर डेंसिटी है वो Ni है, तो इन आयंस का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ड्यू टू आयंस वो कितनी होगी? वो होगी हमारे पास Ni मल्टीप्लाई चार्ज ऑन ईच आयन, उसे हम E मान लेते हैं। इसी प्रकार से जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लाज्मा के अंदर उसे हमने Ne मान लिया। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वो कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है हमारे पास माइनस E, और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम यहाँ से E कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन सकता है? ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा Ni माइनस Ne इंटू E। ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इस रो की वैल्यू को, ये वाली रो की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1, तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस Ni माइनस Ne इंटू E बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हुए हम फाई और लैम्डा डी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। अब हमें यहाँ पर Ni माइनस Ne का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें Ni फाइंड आउट करना होगा, फिर Ne लिखना होगा, फिर उन दोनों को माइनस करना होगा। अब जो आयन डेंसिटी है Ni, नंबर डेंसिटी ऑफ जो आयंस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Ne, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा के अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो हम बड़ी आसानी से Ni और Ne की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस फॉलो मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा। सो Ni की जो वैल्यू होगी
बेसिक फॉर्मूला जो होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का वो ये होता है n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस e बाय kt, जहां पर n0 जो है वो एवरेज नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है और e जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। तो अगर हमें आयंस की नंबर डेंसिटी निकालनी है, ni निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, पहले आप लिखेंगे n0, फिर आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, फिर आप लिखेंगे यहां पर माइनस e। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आयंस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू आयंस मल्टीप्लाई चार्ज ऑन आयन जो कि E होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास E इंटू फाइव आई, और साथ में यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन मत भूल जाना, माइनस साइन बाय kt। तो ये हो गया हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से जो Ne होगा हमारे पास वो क्या होगा, n0 एक्सपोनेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो होगी हमारे पास E इज इक्वल टू 5e पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस e इंटू 5e। तो यहाँ पर इस e की जगह हम माइनस e इंटू 5e रखेंगे, माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास e 5e बाय kt। तो ne भी मिल गया, ni भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। पहले आप यहाँ लिख देंगे 5i है यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू आयंस, 5e है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों का डिफरेंस करना है तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो n0 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस e5i बाय kt माइनस एक्सपोनेंशियल e5e बाय kt आ जाएगा। अब हमें इन दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को एक्सपेंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है तो उस केस में एक्सपोनेंशियल x को हम 1 प्लस x लिख सकते हैं, हायर पावर ऑफ x जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है तो एक्सपोनेंशियल माइनस x को हम 1 माइनस x लिख सकते हैं। अगर हम ये मान के चले कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है E इंटू 5e पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयंस और ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो kt से कम हुई तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इफ E5 इज लेस देन kt दैट इज E5 बाय kt इज लेस देन 1, तो इस केस में हम इन दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा ni माइनस ne इज इक्वल टू n0। ये बन जाएगा सिंपली 1 माइनस x यहाँ पर ये है तो ये बन जाएगा 1 माइनस E5i बाय kt, माइनस साइन ऐसी रहेगा, एक्सपोनेंशियल x को हम लिख देंगे 1 प्लस x मींस 1 प्लस E5e बाय kt। बट कंडीशन क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, मींस ये जो रेशो है, ये वाला जो रेशो है एक्सपोनेंशियल के साथ वाला, ये 1 से बहुत बहुत कम होना चाहिए, तभी आप ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको -1 माइनस E5e बाय kt मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, अंदर से माइनस e कॉमन ले लो और नीचे से kt कॉमन ले लो। सो ni माइनस ne विल बी इक्वल टू माइनस n0e बाय kt, अंदर रह गया 5i प्लस 5e, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। इस ni माइनस ne की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन से उठाकर आप डाल दीजिए थर्ड में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट, तो ये बनेगा आपके पास डेल स्क्वायर 5। तो ध्यान से देखिए इस टर्म को जो आप यहाँ पर पुट करेंगे ni माइनस ne की जगह, तो माइनस n0e इस e से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का n0e स्क्वायर, और साथ में हमारे पास 5i प्लस 5e और नीचे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर हमारे पास kt है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट kt, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात सच है कि प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये भी बात सच है कि प्लाज्मा जो है वो एक कंडक्टिंग फ्लूइड होता है, पर जो कंडक्टिविटी होती है प्लाज्मा की वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी आयंस की मोबिलिटी से बहुत बहुत ज्यादा होती है। आयंस की मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा करंट कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का करंट कंट्रीब्यूशन प्लाज्मा में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू
करंट कंट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इन प्लाज्मा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा आयंस का वो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल से बहुत बहुत कम रहने वाला है। मींस जो पोटेंशियल ड्यू टू आयंस होगा फाई आई वो फाई ई से बहुत बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं प्लाज्मा के अंदर मेन करंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं और जो आयंस का काम होता है वो सिर्फ इतना ही काम होता है प्लाज्मा का कि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करवा के रखता है प्लाज्मा की। आयंस का पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है और प्लाज्मा न्यूट्रल रहता है। आयंस का काम है सिर्फ प्लाज्मा को न्यूट्रल रखना, जबकि जो कनेक्टिविटी है प्लाज्मा की वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। पहले आप यहाँ लाइंस लिखेंगे, मोबिलिटी ऑफ ions is very small in comparison with mobility of electrons as ion is much heavier than electron। क्योंकि आयन जो है वो ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो आयंस की मोबिलिटी कम होगी as compared to mobility of electrons। so electron is main source of current contribution is plasma। तो प्लाज्मा की जो करंट कनेक्टिविटी है वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण आती है। एंड आयंस ओनली सर्व टू कीप द प्लाज्मा न्यूट्रल। आयन सिर्फ प्लाज्मा को न्यूट्रल रखने में ही हेल्प करते हैं। So potential due to ions is much less than potential due to electrons। तो जो आयंस का पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होगा। मींस फाई आई पोटेंशियल ड्यू टू आयंस इज लेस देन पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा फाई आई प्लस फाई ई वो अप्रोक्सीमेटली फाई ई के बराबर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। और इस फाई ई को हम फाई मान लेते हैं, ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो इस फाई आई प्लस फाई ई की जगह अगर हम फाई पुट कर दें, मींस 6 को 4th इक्वेशन में यूज करें, तो आप लिखेंगे यहां पर यूजिंग 6 in 4, तो आपके पास डेल स्क्वायर फाई जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंपली 4 में नहीं, यहां 5th में यूज करना है हमें, 5th में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा n0 e स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट kt और यहां पर आ जाएगा फाई। ये होगी हमारे पास 7th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 7 तक पहुंच चुके थे। अब ये जो टर्म लिखी है आगे ये एक कांस्टेंट टर्म है और इसे हम मान लेते हैं के डी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम के डी स्क्वायर लिख देंगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू के डी स्क्वायर फाई। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी, जहां पर के डी स्क्वायर हमारे पास n0 e स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट kt, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो यहां से के डी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ n0 e स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट kt। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा पोटेंशियल वन डायमेंशनल पोटेंशियल हुआ, अगर हम फाई को फाई एक्स मान के चले तो उस केस में जो डेल स्क्वायर फाई होगा वो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। फाई की जगह हमने लिख दिया फाई एक्स। अब फाई एक्स को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फाई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर फाई एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर। इसको जब हम फाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर फाई एक्स बाय करली वाई स्क्वायर। फाई जो है वो सिर्फ x का फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फाई x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें 2 बार z के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आएगा। तो आपको इसे सॉल्व करके सिर्फ यही मिलेगा करली स्क्वायर फाई एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर। ये आपकी 10th इक्वेशन होगी। तो आप क्या करेंगे, इस डेल स्क्वायर फाई की जगह आप ये पुट करेंगे, ये तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 in 8 वी गेट करली स्क्वायर फाई एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर और फाई की जगह आप लिख देंगे फाई एक्स। ये आपकी 11th इक्वेशन होगी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लाकर और यहाँ पर इक्वल टू में 0 कर दो और फिर आप इसे 11th इक्वेशन दे दो। तो स्टूडेंट्स ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन किस प्रकार से होता है, उसका सोल्यूशन आपको किस तरह से लिखना होता है, इसे सॉल्व करके आपको फाई एक्स की वैल्यू मिलेगी। और फाई एक्स की जो वैल्यू मिलेगी इस प्रकार की सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के लिए वो मिलेगी a e की पावर k dx प्लस b e की पावर माइनस k dx, जहां पर a और b जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो आप बाउंड्री कंडीशंस लगाकर निकाल सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर क्या होंगी, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो उसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है k q बाय r। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर आपका r 0 है, अगर r 0 है
तो उस केस में v क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। अगर आपका r इन्फानाइट है तो v क्या हो जाएगा, वो उस केस में 0 हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर r की जगह हमारे पास डिस्टेंस x है और v की जगह हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पर फाई है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हम यूज करते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उस केस में फाई एक्स जो है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। जब r इंफिनिटी है v 0 है, मीन जब x इंफिनिटी होगा तो फाई एक्स यहाँ पर 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह इंफिनिटी पुट करें तो फाई एक्स की जगह हमें 0 पुट करना होगा 12th इक्वेशन में। तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको मिलेगा फ्रॉम 12 0 इज इक्वल टू a e की पावर, ऐसे इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पूरा इंफिनिटी, प्लस b e की पावर x से इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पूरा माइनस इंफिनिटी। अब e की पावर माइनस इंफिनिटी तो होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा और आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू a e की पावर इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब a की पावर a जो है वो 0 के बराबर होगा। तो a की वैल्यू जो है वो आपको मिल चुकी है। पहली बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करके ये हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन थी। अब a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो आप लिखेंगे पुट a इक्वल टू 0 इन 12 फाई एक्स इज इक्वल टू a तो 0 होगा, ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ बचा b e की पावर माइनस के डी एक्स, ये आपकी 13th इक्वेशन होगी। अब हमें सेकेंड कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। जब आपका r 0 है v इनफाइनाइट होगा, मींस जब आपका x 0 होगा तो फाई x जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। v इनफाइनाइट को आप इस v की वैल्यू इनफाइनाइट को आप v मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। तो उस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई को फाई 0 मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करें और फाई x की जगह फाई 0 पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फाई 0 इज इक्वल टू बी ई की पावर 0। तो b की वैल्यू यहाँ से फाई 0 आ जाएगी क्योंकि e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई आपके पास फाई 0। इस b की वैल्यू फाई 0 को आप यहाँ पर पुट कर दो 13th इक्वेशन में। यूजिंग b इज इक्वल टू फाई 0 इन 13 वी गेट फाई x इज इक्वल टू फाई 0 e की पावर माइनस के डी बाई एक्स। तो ये आ गया आपके पास डिबाई पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई एक्स इज इक्वल टू फाई 0 e की पावर माइनस एक्स बाय लैम्डा डी, जहां पर जो लैम्डा डी है वो 1 अपॉन के डी के बराबर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि के डी जो है वो 1 अपॉन लैम्डा डी के बराबर होता है, जहां पर लैम्डा डी जो है वो डिबाई लेंथ है। तो के डी की जगह आपने पुट कर दिया 1 अपॉन लैम्डा डी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जहां पर लैम्डा डी जो है वो के डी का रेसिप्रोकल है और के डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 9th इक्वेशन में स्क्वायर रूट n0 e स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट kt। तो यहाँ से लैम्डा डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट kt n0 e स्क्वायर। तो लैम्डा डी जो है वो टेम्परेचर की स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर रूट के। और लैम्डा डी जो है वो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स n0 की पावर -1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि n0 नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो अगर हमें वेरिएशन देखना है फाई का विद डिस्टेंस x, तो आपने क्या देखा था कि जब आपका x 0 होगा तो उस केस में फाई x मैक्सिमम होगा, फाई 0 के बराबर होगा। जब आपका x 0 है तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फाई 0 के बराबर, ये आपका फाई 0 हो गया। और जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा फाई x जो है वो 0 को अप्रोच करता जाएगा, और जैसे ही आपका x बढ़ेगा फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे ही आपका x इनफाइनाइट होगा तो आपका डिबाइस पोटेंशियल जो है वो 0 को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका आज का टॉपिक, डिबाइस शील्डिंग, डिबाइस लेंथ, डिबाइस स्फीयर एंड डिबाइस पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम वो कंडीशंस पढ़ेंगे जो प्लाज्मा के एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिबाइस लेंथ लैम्डा डी। तो स्टूडेंट्स वो लेक्चर हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर के बाद। टिल देन टेक केयर। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.